हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर थर्ड मनी एंड क्रेडिट। मनी एंड क्रेडिट का लेआउट सबसे पहले देख लेते हैं इस चैप्टर का। इस चैप्टर में सबसे पहले हमें पढ़ना है व्हाट इज़ मनी। मनी की डेफिनेशन हमें पढ़नी है। इसके बाद टाइप्स ऑफ मनी एंड फॉर्म्स ऑफ मनी, ये दोनों ही अलग अलग होते हैं, इनके बारे में अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे। थर्ड पॉइंट हमें पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी। फोर्थ पॉइंट इज़ रोल ऑफ मनी इन इंडियन इकोनॉमी। फिफ्थ फंक्शंस ऑफ मनी हमें पढ़ना है। फंक्शंस ऑफ मनी तीन तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कंटीजेंट। इनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। और फंक्शंस ऑफ मनी में ही जो एक इम्पॉर्टेंट हेडिंग हमें पढ़नी है वो है एक्सचेंज। एक्सचेंज हमें पढ़ना है दो तरह का होता है। फर्स्ट, जब हम चीज़ के बदले चीज़ लेते हैं, या व्हेन थिंग्स आर एक्सचेंज विथ थिंग्स, जब चीज़ों के बदले चीज़ें बदली जाती हैं तो उसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं, या हिंदी में इसे वस्तु विनिमय कहा जाता है। सेकेंड वन इज़ मॉनिटरी सिस्टम, जब पैसे का प्रयोग किया जाता है चीज़ों के लेन देन में। इसके बाद अगली हेडिंग हमें पढ़नी है स्टूडेंट्स, सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। सोर्सेज ऑफ क्रेडिट दो तरह के होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल जिसमें हमें कोलेटरल की ज़रूरत पड़ती है प्लस पेपर वर्क इंक्लूड होता है। इनफॉर्मल लोन जो है वो क्विक होता है, जल्दी मिलता है, इसमें हमें कोलेटरल की ज़रूरत नहीं होती है और कोई भी पेपर वर्क नहीं होता है। फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में हमारे आते हैं बैंक्स, और इनफॉर्मल में आते हैं मनी लैंडर्स या बिग फार्मर्स, जैसा हम लोगों ने स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में देखा था। बैंक्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हमें ये भी पढ़ना होगा कि सोर्सेज ऑफ इनकम क्या होते हैं बैंक्स के, एंड व्हाट इज़ कोलेटरल। कोलेटरल किसे कहते हैं? जो चीज़ हम बैंक के पास रखते हैं और बदले में पैसे लेते हैं बैंक से, उसे कोलेटरल कहा जाता है। अगर सरल भाषा में समझें तो इसे कहते हैं कि जो चीज़ हम गिरवी रखते हैं, बैंक के पास जमा करते हैं पैसे लेने के बदले में, उससे हम लोग कोलेटरल कहते हैं। मनी लेंडर्स या इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में हमें पढ़ना होगा डेप्ट ट्रैप, या इसे ही हम लोग कहते हैं इनडेप्टनेस, उधार चक्र। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है जो प्रीवियस ईयर पेपर में कई बार पूछा गया है, व्हाई चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज़ गुड फॉर डेवलपमेंट। एक सस्ता और आसानी से मिलने वाला उधार जरूरी है देश के विकास के लिए, क्यों? इसके बाद हमें कुछ छोटी छोटी डिफिनीशंस और पढ़नी है, जैसे चेक, व्हाट इज चेक, डिमांड डिपॉजिट या डिमांड ड्राफ्ट, डीडी किसे कहते हैं, एंड लास्ट वन इज टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होते हैं। इसके अलावा एक हमें हेडिंग पढ़नी है SHGs, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। बस 7 पॉइंट्स में आपका चैप्टर कवर हो जाएगा। एक माइंड मैप देख लेते हैं सबसे पहले मनी का। व्हाट इज़ मनी? तो मनी को अगर हम सरल शब्दों में समझें तो एनीथिंग विच इज़ एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, उसे हम मनी कहते हैं। और मनी आज के टाइम में जो मॉडर्न मनी है वो उसे करेंसी कहा जाता है, और ये दो तरह की होती है, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स, एंड दे ऑल शुड बी ऑथराइज बाय गवर्नमेंट एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जो भी करेंसी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज होनी चाहिए। अब जैसे आज के टाइम में हम पुराने 500 और 1000 के नोट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज नहीं है। इसके अलावा मनी के एक्ट या मनी के फंक्शंस हम पढ़ेंगे। अभी माइंड मैप थोड़ा सा देख लीजिए। इंटरमीडिएट इन एक्सचेंज प्रोसेस, पैसा जो है वो इंटरमीडिएट, एक मध्य में आने वाली वस्तु है जब हम किन्हीं दो चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं। जैसे सपोज हम जॉब कर रहे हैं तो बदले में हमें क्या मिला? पैसा। और पैसे से हमने अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदी, तो पैसा तो इधर से उधर हो गया, लेकिन जो हमारी मेन चीज़ थी वो क्या थी? हमारी जॉब और हमारी ज़रूरत की चीज़ें। जॉब हम किस लिए कर रहे हैं? ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करने के लिए, और बीच में क्या आ और जा रहा है? वो है पैसा। तो ये इंटरमीडिएट होता है इन द एक्सचेंज प्रोसेस। इसके बाद हम देखेंगे पीपल ओपन बैंक। फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट हमने अभी आपको बताया, पीपल ओपन बैंक इन देयर नेम एंड डिपॉजिट कैश, और उसके बाद उसे विड्रॉ करने के लिए डिमांड डिपॉजिट होता है, एंड चेक पेमेंट्स। ये दो तरीके हैं विड्रॉ करने के। और चेक पेमेंट क्या होता है? चेक के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। चेक जो है बैंक द्वारा इशू किया गया एक पेपर नोट होता है, जिस पर जिसको पैसे देने हैं व्यक्ति को या फर्म को, उसका नाम लिखा होता है, और ये सैंक्शन, ये ऑथराइज होता है या ये इशू किया जाता है किसी एक व्यक्ति के अकाउंट के द्वारा। यानी किसी एक व्यक्ति के द्वारा अपने अकाउंट से पैसे दूसरे व्यक्ति या फर्म को देने के लिए यह चेक इशू किया जाता है, और ये ऑथराइज होता है किसके द्वारा? बैंक के द्वारा। इसके बाद हम शुरू करते हैं चैप्टर डिटेल में। सबसे पहली हेडिंग हमारी आएगी मनी। मनी, एनीथिंग दैट इज़ जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज। पैसा कुछ भी ऐसा जो लोगों के द्वारा एक्सेप्ट किया जाए, सबके द्वारा एक्सेप्टेबल हो, एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज, चीज़ों को खरीदने और बेचने के लिए।
एंड दैट एट द सेम टाइम, और वही पैसा सेम टाइम पर एक्ट कार्य करता है एज अ मेजर एंड अ स्टोर ऑफ वैल्यू, किसी वस्तु की कीमत को तय करने में और स्टोर ऑफ वैल्यू कितना धन आपके पास है या कितने मूल्य की वस्तुएं आपके पास हैं उनके बारे में पता करने में। सपोज़ हमारे पास 4 किलो चीनी है तो आज के हिसाब से वो 200 रुपये की है। ये हमें पता करने में मदद करता है कौन? मनी। इसके बाद हम अगला देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी। पैसे, एक अच्छे पैसे या एक अच्छी करेंसी की क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहला आता है एनीथिंग दैट कैन बी यूज एज मनी एज लॉन्ग एज इट इज़ जनरली एक्सेप्टेबल। कुछ भी ऐसा जो पैसे के रूप में इस्तेमाल किया जा सके, चीज़ों को खरीदने बेचने में इस्तेमाल किया जा सके, एज लॉन्ग एज, जब तक कि इट इज़ जनरली एक्सेप्टेबल, जब तक कि वो सभी के द्वारा एक्सेप्ट किया जा रहा है। जैसे अभी आपने कुछ समय पहले देखा होगा 1 रुपये का छोटा वाला सिक्का और 10 रुपये के सिक्के चलना बंद हो गए थे, लेकिन जो गवर्नमेंट द्वारा इशू करेंसी है वो सभी को एक्सेप्ट करना कंपलसरी होता है। सेकंड पॉइंट कह रहा है मनी मस्ट बी ड्यूरेबल। पैसा जो है वो ड्यूरेबल होना चाहिए। अब इससे रिलेटेड एक पॉइंट है, एक क्वेश्चन बनता है कि क्यों छोटे मूल्य की करेंसी जो हैं उनके सिक्के होते हैं और क्यों बड़े मूल्य की करेंसी जो होती हैं उनके नोट होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। जो छोटे मूल्य की करेंसी होती हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, जैसे 1, 2, 5 और 10 रुपये के जो मूल्य की करेंसी है वो बहुत ज़्यादा चलन में है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। और जब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगी तो अगर हम वो कागज़ का बनाएंगे तो बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाएगी। इसीलिए जो करेंसी, जिस मूल्य की करेंसी बहुत ज़्यादा चलन में होती है उसके हम सिक्के बनाते हैं जिससे वो ड्यूरेबल रहे। ठीक है, अब बात की जाएगी तो नोट भी, हम लोग नोट की जगह भी हम सिक्के बना लें। ठीक है, तो नोट की जगह हम ज़्यादा मूल्य की करेंसी के सिक्के बना सकते हैं, लेकिन वो कैरी करने में बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। सेकंड चीज़, कागज़ की जगह पर आपने देखा होगा या सुना होगा प्लास्टिक के नोट्स चलन में लाए जाने का विचार किया जा रहा है, क्योंकि प्लास्टिक के नोट कागज़ की नोट की अपेक्षा ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं। थर्ड पॉइंट, मनी शुड बी इजी टू कैरी। अब जो ज़्यादा, सपोज हम 2000 रुपये के सिक्के लेकर क्यों नहीं जा सकते हैं, 2000 रुपये की नोट ही क्यों ज़रूरी होती है? क्योंकि 2000 रुपये के अगर हम लोग सिक्के लेकर जाएंगे तो उसे कैरी करना आसान नहीं होगा। 2000 रुपये के 2-2 के या 10 के सिक्के अगर हम लेके जाएंगे तो उसे कैरी करना आसान नहीं होगा। और मनी कैसी होनी चाहिए? मनी शुड बी इजी टू कैरी। इसीलिए ज़्यादा मूल्य की करेंसी के हम क्या चलाते हैं? नोट। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इट मस्ट बी पॉसिबल टू डिवाइड मनी ऑफ अ लार्ज वैल्यू इनटू स्मॉलर वैल्यू। जो लार्ज मनी है, जो सबसे बड़ी करेंसी आपकी कंट्री में हो, उसे स्मॉलर वैल्यू में डिवाइड करना पॉसिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब हमने 2000 रुपये का नोट लिया हो तो उसके चेंज हमें कहीं मिल ही नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, मनी शुड बी हार्ड टू रिप्लिकेट। पैसा जो गवर्नमेंट द्वारा इशू होता है उसमें बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर होते हैं और वो इसीलिए होते हैं जिससे उसकी नकल ना की जा सके। जैसा तुगलक के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो तुगलक ने सोने चांदी के सिक्के बंद करके तांबे और पीतल के सिक्के चलाना शुरू किया था और लोगों ने घरों में ही उन्हें बनाना शुरू कर दिया था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कलर प्रिंटर लेकर आएँ और 2000 रुपये के नोट घर पे बनाना शुरू कर दें। इसीलिए आपने देखा होगा जो भी गवर्नमेंट द्वारा इशू करेंसी होती है उसमें ढेर सारे सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं जिससे कि उसे रिप्लिकेट या जिससे उसकी नकल ना बनाई जा सके। लास्ट पॉइंट कह रहा है मनी शुड बी इजी टू रिकॉग्नाइज एंड फेमिलियर टू मोस्ट पीपल। पैसा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहचान में आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहचान में होना चाहिए एंड ईजी टू रिकॉग्नाइज, और आसानी से पहचानने योग्य भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पैसा हम ऐसा बना दें कि लोग उसे पहचान ही नहीं पा रहे हैं। इसीलिए देखा होगा आपने जो करेंसी होती है उस पर जिस देश की करेंसी होगी उस देश के नेशनल साइंस और सिंबल्स प्रिंट किए जाते हैं जिससे कि ईजिली उसे रिकॉग्नाइज किया जा सके। एग्जांपल लेते हैं इंडिया का, तो इंडिया में आपने देखा होगा हर नोट पर गांधी जी या अशोक लाट या अशोक के शेर बने होते हैं, जो इंडियन नेशनल सिंबल हैं वो बने होते हैं जिससे उन्हें आसानी से रिकॉग्नाइज किया जा सके। 2000 के नोट पे मंगलयान जैसे बनाया गया है, तो अब अगर हम देखेंगे कि मंगलयान बनाया है तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ वो 2000 की नोट है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है। इसके बाद हम देखते हैं अगली हेडिंग स्टूडेंट्स, रोल ऑफ मनी इन इकोनॉमी। रोल ऑफ मनी, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में पैसे का बहुत योगदान होता है, क्योंकि पैसे का चलन जितना आसान होगा उतना ही आसान होगा अर्थव्यवस्था को डेवलप करना है, अर्थव्यवस्था को और इकोनॉमी को ग्रो करना।
फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, मनी लेंडर्स इन वैल्यूएबल इकोनॉमिक सर्विस विदाउट विच द डेवलपमेंट वुड हार्डली बी पॉसिबल। मनी लेंडर्स जो मनी है, पैसा देने वाले लोग हैं, वो पैसा देते हैं, जैसे बैंक हो गया, बैंक बहुत सारे लोगों को लोन देता है या क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल कराता है जिससे कि वो व्यापार करते हैं और बदले में देश को फ़ायदा होता है, वो प्रॉफिट अर्न करते हैं और देश की इकोनॉमी ग्रो करती है। अगर ये मनी लेंडर्स ही नहीं होंगे और पैसा देंगे नहीं तो हमारा डेवलपमेंट हार्डली पॉसिबल, बहुत मुश्किल हो जाएगा कि किसी भी तरह से देश विकसित हो पाए। सेकेंड पॉइंट कह रहा है मनी इनकरेज स्पेशलाइजेशन बाय मेकिंग ट्रेड ईजियर। मनी इनकरेज स्पेशलाइजेशन, जब पैसा आता है व्यक्ति के पास तो वह अपनी प्रतिभा को और ज़्यादा निखारता है और ज़्यादा मॉडर्न फॉर्मिंग मेथड्स या मशीनरी, इंडस्ट्री में है अगर तो मशीनरी या स्किल्स डेवलप करने के लिए टेक्निक्स लर्न करता है और अडॉप्ट करता है, जिससे ट्रेड, व्यापार जो है वो और ज़्यादा आसान हो जाता है। एग्जांपल लेते हैं बुनकरों का। बुनकर पहले मैनुअली हाथों से बुनाई करते थे जिससे उनका प्रोडक्शन बहुत स्लो रहता था और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाता था। पर जब उनके पास पैसा आया तो उन्होंने मशीन्स खरीदी और अपनी स्किल्स को डेवलप किया और उनका प्रोडक्शन क्या हो गया, बढ़ गया, प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ गया और व्यापार जो है वो भी आसान हो गया, क्योंकि पैसे की वजह से जो अभी वो बैलगाड़ी से लेकर जा रहे थे या बुलक कार्ट से या मैनुअल बहुत स्लो जानवरों की मदद से ट्रांसपोर्ट कर रहे थे इधर उधर, वो अब जो है अच्छे व्हीकल से ट्रांसपोर्ट होने लगा और व्यापार जो है और ज़्यादा आसान होने लगा। कुल मिलाकर अगर हम समझें तो जब पैसा आता है तो स्पेशलाइजेशन यानी जो काम आप कर रहे हो उसमें और ज़्यादा निपुण आप होते जाते हो और व्यापार आपका और ज़्यादा आसान हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है बाय ईजियर ट्रांसफर मेथड, जब आप आसानी से पैसा इधर से उधर भेज सकते हो देन आउटपुट एंड मोड रेट जो है वो भी ग्रो करता है। पैसा आसानी से इधर से उधर जाएगा तो आउटपुट और ट्रेड दोनों ही हमारे ग्रो करते हैं। किस तरह से, एग्जाम्पल लेते हैं हम पेटीएम का। जैसे हम पेटीएम पे आसानी से पैसा इधर से उधर पूरी दुनिया में किसी भी अकाउंट में कहीं भी भेज सकते हैं। इसके अलावा कोई रिचार्ज हो गया या बिल पेमेंट हो गया वो हम आसानी से कर सकते हैं, जिसके लिए हमें अब कैश की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डिजिटल तरीके से हम आसानी से पेमेंट कर सकते हैं एंड इट इज़ ऑल पॉसिबल बाय गुड बैंकिंग सिस्टम। और ये सभी पॉसिबल हुआ है अच्छी बैंकिंग व्यवस्था की वजह से, क्योंकि बैंक से ही तो लिंक है हमारा अकाउंट, तभी तो हम आसानी से पैसा एक बैंक के अकाउंट से दूसरे बैंक के अकाउंट में भेजे पा रहे हैं। तो ये सब पॉसिबल हुआ है कैसे, एक अच्छे बैंकिंग व्यवस्था की, एक अच्छे बैंकिंग सिस्टम की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है मनी हेल्प्स कंज्यूमर एज वेल एज प्रोड्यूसर्स टू यील्ड मैक्सिमम प्रॉफिट। पैसा जो है वो मदद करता है कंज्यूमर्स को, साथ ही साथ प्रोड्यूसर्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में। एक बेसिक एग्जांपल इसका देखते हैं। सपोज़ कोई कंज्यूमर जाता है सामान खरीदने किसी दुकान पर, उसे सामान जो है वो 200 रुपये का बताता है दुकानदार, तो प्रोड्यूसर जो है या जो सेलर है वो 200 रुपये बताता है, कंज्यूमर कहता है नहीं हम तो भैया 150 देंगे और बार्गेनिंग स्टार्ट होती है। बार्गेनिंग के बाद जो कंज्यूमर है वो चीज़ को 160 में 160 में खरीद कर ले आता है। तो इस तरह से कंज्यूमर के मन में ये रहता है कि उसे 40 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, उसने 40 रुपीज़ कम करा लिए और उसे 40 रुपये बचा लिए हैं। लेकिन अब प्रोड्यूसर की साइड से सोचते हैं तो प्रोड्यूसर को भी पता है कि कंज्यूमर जो है बार्गेनिंग करेगा, इसलिए वो पहले से ही उतने प्राइस बढ़ाकर बताता है। सपोज उसने 110 रुपये की चीज़ के प्राइस 200 रुपये बताए थे और 110 रुपये की चीज़ बार्गेनिंग के बाद उसने 60 रुपये की बेच दी, तो प्रोड्यूसर को तो पता है कि उसे 50 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ है। इस तरह से प्रोड्यूसर भी सेटिस्फाई है, प्रोड्यूसर भी खुश है। कंज्यूमर को लगा कि 200 रुपये की चीज़ उसने 160 में खरीदी तो उससे लग रहा है कि 40 रुपये का फ़ायदा उससे हुआ है। एस्पेक्ट में अगर हम देखते हैं तो कंज्यूमर एज वेल एज प्रोड्यूसर दोनों ही हैप्पी रहते हैं और दोनों ही यील्ड करते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मनी। टाइप्स ऑफ मनी हमने अभी आपको बताया, मॉडर्न टाइम में जो मनी है वो उसे करेंसी कहा जाता है और करेंसी दो तरह की है हमारी, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। दोनों का ही अलग अलग इंपॉर्टेंस है। पेपर नोट्स हायर वैल्यू करेंसी के लिए इस्तेमाल होता है, कॉइन्स लोअर वैल्यू करेंसी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। द सेंट्रल बैंक इन एवरी कंट्री एंजॉयज द मोनोपोली ऑफ इशूइंग नोट। जो सेंट्रल बैंक होता है प्रत्येक देश में वो मोनोपोली यानी एकाधिकार रखता है किसी भी तरह के नोट को या करेंसी को उस देश में इशू करने के लिए। भारत की अगर बात करें तो भारत में सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो इस्टेब्लिश हुआ था 1935 में, और रिजर्व बैंक के पास सारे अधिकार हैं कि वो इशू करे करेंसी नोट्स 2 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक। 2 रुपये से 2000 रुपये तक के नोट जो भारत में इशू होते हैं वो कौन इशू करता है? आरबीआई।
अब क्वेश्चन आता है कि 1 रुपए का नोट कौन इशू करता है फिर भारत में। तो 1 रुपए का नोट, ये ट्रिक क्वेश्चन रहता है, हमेशा अच्छे एग्जाम से पूछा जाता है। 1 रुपए का नोट जो है उसका इशू करने का अधिकार फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास है, यानी वित्त मंत्रालय के पास है। 1 रुपए का नोट वित्त मंत्रालय, 2 रुपए से 2000 तक के नोट आरबीआई। ठीक है। इसके अलावा आरबीआई ऑल्सो सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ द बैंक्स। जितने भी बैंक्स हैं सबको, सबकी फंक्शनिंग को, सबकी क्रिया, सबके कार्यों पर नजर रखता है कौन? आरबीआई। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ मनी। ये आज की लास्ट रीडिंग होगी बेटा इस वीडियो की। फंक्शंस ऑफ मनी में हम सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी फंक्शंस। मनी के फंक्शन 3 तरह के हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कंटीजेंट। प्राइमरी फंक्शन हम देखते हैं तो प्राइमरी फंक्शन में मनी के 2 चीज़ें आती हैं। पहला है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। प्राइमरी फंक्शन में मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी चीज़ों को खरीदने बेचने का एक मीडियम, एक साधन है हमारा, कौन? पैसा। इसके अलावा मेजर ऑफ वैल्यू। अब चीज़ों की कीमत निर्धारण के लिए भी क्या है हमारे पास? पैसा। यानी कौन सी चीज़ की मूल्य, कौन सी चीज़ की कीमत कितनी है, ये कैसे हम तय करते हैं? पैसे से तय करते हैं। 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, ये क्या है? किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण करने का तरीका। तो प्राइमरी फंक्शन में 2 चीज़ें आ रही हैं, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज, चीज़ों को खरीदने बेचने का साधन, दूसरा मेजर ऑफ वैल्यू, किसी चीज़ की कीमत का आकलन करने में, अनुमान लगाने में मदद करता है पैसा। सेकंड फंक्शन देखते हैं मनी का। तो सेकेंडरी फंक्शन जो है मनी के, वो आते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू, कि कितनी कीमत की चीज़ें आपके पास स्टोर हैं या जो आपने स्टोर करके रखा है उसकी वैल्यू कितनी है, ये हमें कैसे पता चलता है? पैसे से। सेकंड है स्टैंडर्ड ऑफ डिफरेंट पेमेंट। जो अलग अलग पेमेंट हम करते हैं उनका स्टैंडर्ड निर्धारण करता है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज हम ए से बी तक ट्रैवल करते हैं ट्रेन से और हमें किराया देना पड़ता है 100 रुपये। वहीं हम ट्रैवल करते हैं ए से बी तक बाई फ्लाइट और हमें किराया देना पड़ता है 5000 रुपये। तो सेम चीज़ के लिए हमें डिस्टेंस, सॉरी सेम चीज़ नहीं, सेम डिस्टेंस के लिए, सेम ट्रैवल के लिए हमें अलग अलग साधन से जाने पर अलग अलग पेमेंट करना पड़ता है। तो ये क्या तय कर रहा है? स्टैंडर्ड ऑफ डिफरेंट पेमेंट। जो डिफरेंट पेमेंट्स हैं उनका स्टैंडर्ड तय किया जा रहा है, कैसे? पैसे के माध्यम से। अब हम समझ रहे हैं कि हम जो ट्रेन से ट्रैवल करना था उसका स्टैंडर्ड ऑफ पेमेंट क्या था? लो था। और जो हम फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं उसका स्टैंडर्ड ऑफ पेमेंट क्या है? अलग है। कैसे निर्धारण किया हमने कि दोनों का स्टैंडर्ड ऑफ पेमेंट अलग अलग है? बाई द हेल्प ऑफ मनी। नेक्स्ट है डिफरेंट ऑफ वैल्यूज। जो सेकेंडरी फंक्शन है उसमें तीसरा पॉइंट कह रहा है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। किसी भी वैल्यू को या किसी भी चीज़ को जो अब हम इधर से उधर करते हैं तो कितना मूल्य या कितने रुपए की चीज़ है, इससे तय किया जाता है कि कितना वैल्यू हमने ट्रांसफ़र किया है। सपोज किसी शॉप पर हम गए और वहाँ से हमने 1 लीटर मस्टर्ड ऑयल ख़रीदा, तो अब हमें पता है कि कितनी वैल्यू ट्रांसफ़र हुई। जो उस मस्टर्ड ऑयल का मूल्य होएगा, जो उस मस्टर्ड ऑयल की कीमत होगी, वही हमारा एक्चुअल ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू होगी। तो ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, चीज़ों को इधर उधर करने पे हमें पता चल जाता है कि कितना मूल्य, कितने रुपए की चीज़ थी और कितना वैल्यू ट्रांसफ़र हुआ है। इसके बाद लास्ट हम देखते हैं कॉन्टीजेंट फंक्शन। कॉन्टीजेंट का लिटरल मीनिंग होता है प्रासंगिक या रिलेवेंट, लेकिन यहाँ पर हम समझेंगे एज अ कैजुअल फंक्शंस। जो इसके अदर वर्क्स हैं मनी के फंक्शन में, अदर जो आते हैं फंक्शंस उनको हम देखेंगे। तो अदर फंक्शन में सबसे पहला आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। जो राष्ट्रीय आय है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। जैसे हम देखें तो नेशनल इनकम हम लोग पढ़ते हैं कि इतना एग्रीकल्चर से हुआ, इतना इंडस्ट्री से हुआ, इतना कॉटन से हुआ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसके अलावा जो नेशनल इनकम है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कि जो 90% पॉपुलेशन है इंडिया की, उसके पास केवल 45% वेल्थ है और जो 10% पॉपुलेशन है उसके पास 55% वेल्थ है, और जो इनका इनकम रेशियो है वो भी कुछ ऐसा ही है। तो ये हमें पता चलता है कैसे? पैसे के माध्यम से। सेकंड कह रहा है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन टू कंज्यूमर। ये हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया। इसके बाद वाला पॉइंट भी मैक्सिमम प्रॉफिट टू प्रोड्यूसर। 200 रुपये की चीज़ 160 में खरीद के कंज्यूमर को लगता है कि वो 40 रुपये बचा कर आ रहा है और वो सेटिस्फाई रहता है, और जो प्रोड्यूसर है वो 110 रुपये की चीज़ 200 रुपये में बताता है और बार्गेनिंग के बाद 160 में बेच कर भी 50 रुपये प्रॉफिट कमाता है, तो उसे भी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन या प्रॉफिट मिलता है। थर्ड पॉइंट कह रहा है कंटीजेंट फंक्शन में बेसिस ऑफ क्रेडिट। उधार देने का या जो भी लोन मिलता है उसका आधार ही पैसा है। सपोज हम किसी बैंक में जाते हैं 10 लाख रुपए का लोन लेने, क्रेडिट लेने, तो बैंक जो है हमसे बदले में कोलेट्रल यानी कोई वस्तु मांगता है एज अ सिक्योरिटी। तो जो सिक्योरिटी होती है उसकी वैल्यू जो लोन हमने मांगा है उसकी वैल्यू से ज़्यादा या लगभग बराबर
होनी चाहिए, यानी कि जब हम 12 लाख रुपए की चीज़ बैंक के पास रखेंगे तब बैंक हमें 10 लाख रुपए का लोन या क्रेडिट इशू करेगा। और ये सब कैसे डिसाइड होता है? ये सब डिसाइड होता है उस वस्तु की वैल्यू, यानी कि कितना पैसा उस वस्तु का मिल रहा है मार्केट में, प्राइस है उससे। ठीक है, तो किसी भी लोन के या किसी भी क्रेडिट का आधार क्या होता है? पैसा। जब हम किसी से उधार लेते हैं तो पैसा लेते हैं, बदले में कोलेटरल रखते हैं, तो उसकी वैल्यू भी किस में ही डिसाइड होती है? पैसे में ही। लास्ट पॉइंट कह रहा है प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। सपोज कैपिटल किसे कहते हैं बेटा? पहले ये समझ लीजिए। कैपिटल कहा जाता है उस पैसे को जिसका इस्तेमाल हम करते हैं किसी बिजनेस को स्टार्ट करने में। कैपिटल इज द मनी यूज फॉर स्टार्टिंग और रनिंग अ बिजनेस। किसी बिजनेस को शुरू करने में या रन करने में जिस पैसे का इस्तेमाल किया जाता है उसे कैपिटल कहा जाता है, हिंदी में इसे पूंजी कहते हैं। अब सपोज हमने 10 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है? प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है उत्पादन या उत्पादकता। 10 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया और साल के अंत में हमें 20 रुपए मिले, तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ? ये डिसाइड किया जाता है द वैल्यू ऑफ मनी से। जितना हमें पैसे में अर्न हो रहा है, पैसे में प्रॉफिट हो रहा है, वो बताता है कि हमारे निवेश किए गए पैसे की प्रोडक्टिविटी या निवेश जो हमारी कैपिटल थी उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है। 10 रुपए से अगर हम 15 रुपए कमा रहे हैं तो जो 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है वो हमारी कैपिटल की प्रोडक्टिविटी कहलाएगा, यानी कि मनी कहलाएगा। मनी से हमें पता चलेगा कि हमारी कैपिटल की प्रोडक्टिविटी कितनी थी। तो ये आपकी हो गए हेडिंग्स, मनी, टाइप ऑफ मनी, फंक्शंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद हम देखेंगे बैंक एंड कोलेटरल, और इसके बाद फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक इसे रिवाइज करिए, जो डाउट्स हो वो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।